नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था आयनिक साम्य। अपन ने जो आयनिक साम्य है उसका बेसिक चीजें पढ़ ली थी पिछली क्लास में। आपको इतना तो नॉलेज कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा भाई आयनिक साम्य क्या होता है, ठीक है। और जो रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य में क्या फर्क है ये चीजें आप समझ गए होंगे। रासायनिक साम्य में अपन एक पूरे अणु की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन आयनों की बात करते हैं कि जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है या फिर किसी मान लो को दूसरा विलायक भी हो सकता है, ठीक है। जल, क्योंकि जल क्या है, जल का परावर्तन 80 होता है, वो सबसे अच्छा विलायक है। जो भी पदार्थ उसमें डालो उसका आयनीकरण आसानी से हो जाता है, तो इसलिए अपन मोस्टली जल ही लेते हैं, ठीक है। बाकी मान लो कि भी जल में विलय करें तो जो आयन बनते हैं, फिर जो दुर्बल होते हैं यानी कि जो पूरी तरीके से नहीं टूटते, उनके मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। कुछ तो पूरे पूरे रहते हैं फिर आयनों में टूट जाते हैं, तो अभी की दोनों तरफ चलती रहती है, ठीक है। टूटना वापस बनना, टूटना वापस बनना, और वो साम्य स्थापित हो जाता है, वो होता है आयनिक साम्य, ठीक है। क्लियर? ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, मतलब पिछली क्लास में इस टाइप का सारा अपना बेसिक रहा था। तो इतना सब कुछ बेसिक किया अपन ने पिछली क्लास में कवर। तो पिछली क्लास में बार बार नाम आ रहा था अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षार और लवण। तो आज अपन पढ़ेंगे इस क्लास में अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, एसिड बेस। ये हालांकि आपको इसके बारे में चीजें पता ही होगी, लेकिन फिर भी आज जो भी थोड़े बहुत डाउट भी है किसी चीज को लेकर, वो आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है ना, वो आपको सारा लिखना ही है, वो तो लिखना ही है, उसमें तो आपको कुछ भी कोई डाउट ही नहीं। जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ वो तो लिखना है, उसके अलावा अब मैं जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते वक्त कुछ मेरे को याद आया, कुछ पॉइंट और कुछ लिख दिया, तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। और ऐसा कुछ शब्द में बोल दो जो शायद लिखा हुआ नहीं है, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। सारा आपका फोकस मतलब क्लास ले रहे हो तो क्लास पे ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब अधिकतर बच्चे, देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो भी क्लास है उसको बस सर ने पढ़ाया, लिखाया, वो लिखा, बस समझ में आया नहीं आया, नोट्स भर दिए। नोट्स नहीं भरने हैं, नोट्स नहीं भरने हैं, ठीक है। आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, वो समझ में आना चाहिए। फिर नोट्स तो है ही, नोट्स तो वो क्या कि आप दूसरी बार 4 दिन बाद वापस देखो तो रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना, समझ गए। सिर्फ मेरी क्लास देख के नोट्स बनाना ही मतलब एक तरीके से वो क्लास लेना नहीं है, मुझे समझ के चीजें करें। चलो, पहला होता है अम्ल, एसिड, उसकी बात करते हैं। तो एसिड क्या होता है, अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल अम्ल क्या करते हैं, नीले, एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र, ठीक है। एक लिटमस टेस्ट भी होता है। लिटमस पत्र क्या होता है, ऐसा पत्र, एक पेपर टाइप होता है, ठीक है, एक पेपर टाइप होता है, जिससे अपन किसी भी पदार्थ का पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। उसके मतलब जो विलेन है, उस विलेन में उसको डुबो देंगे तो फिर वो लाल लीला हो जाता है, ठीक है। तो देखो वो 2 टाइप के होते हैं ये पत्र, आगे अपन देखेंगे भी ये चीजें। तो अधिकांश अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जो अम्ल होता है वो नीले को लाल, क्षार लाल को नीला, हम तो एग्जाम में पूछा तो मतलब दिमाग घूम जाता है कैसे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मस्त, फिर उसके बाद कभी नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब जैसे कि अम्लों के उदाहरण जो अपनी डेली लाइफ में काम में आते हैं, अम्लों के उदाहरण जैसे कि एक होता है एसिटिक अम्ल, जो सिरका या विनेगर, आपको बताओ बहुत फेमस चीज है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एक होता है साइट्रिक अम्ल, नींबू या संतरे जो ज्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है, उनमें ये साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू या संतरे। ये साइट्रिक अम्ल केवल नींबू और संतरे में, ऐसे बहुत सारे भी फल है जो ज्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है। वो अपन जो मेन जो चीज है, जैसे मैलिक अम्ल, सेब और केला, इसमें होता है। टार्ट्रिक अम्ल वो इमली में होता है। एक होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सभी फलों में पाया जाता है। ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, वो सभी फलों में पाया जाता है। ध्यान रखना, कभी कोई सवाल ऐसा पूछ ले कि भाई जो
एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से किस फल में पाया जाता है, और यदि ऑप्शन में है कि सभी, तो वह सभी भी आपको टिक करना है। एस्कॉर्बिक अम्ल सभी फलों में पाया जाता है, इसे विटामिन सी भी कहते हैं। एक्चुअली में जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो क्या है, विटामिन सी। आपको पता है, लोग बोलते भी है कि विटामिन सी बढ़ाना तो आप फल खाओ, ठीक है, तो वही है, एस्कॉर्बिक अम्ल सभी फलों में पाया जाता है, इसे विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक, एक और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने रेड करके लिखा है, बहुत काम की है, पता होना चाहिए आपको। आमाशय द्वारा उत्पन्न जठर रस, आमाशय द्वारा उत्पन्न जठर रस जो पाचन के लिए आवश्यक है, जैसे कि बॉडी में कुछ खाया, उसके पाचन के लिए आमाशय से क्या क्या निकलता है, जठर रस। तो उस एक्चुअली जठर रस में होता क्या है, उसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ढंग का नहीं है ना, तो आपका पाचन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बॉडी में जो खा रहे हो वो नहीं पचता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा ले, कुछ भी खा ले, उनका सब कुछ पाचन हो जाता है, क्योंकि उनके वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अच्छी मात्रा में बनता है और बहुत अच्छा वाला बनता है, इसलिए वो चीजें एडजस्ट हो जाती है। तो पाचन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्लियर? चलो फिर बात करते हैं क्षार। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे क्षार होते हैं, स्वाद में कड़वे, और स्पर्श में साबुनी, मतलब चिकने टाइप, ऐसे चिकना थोड़ी सी, मतलब ठीक है, स्पर्श में साबुन नहीं होते, जैसे साबुन नहीं होता कैसा, थोड़ा सा ऐसा, मतलब साबुन जैसा स्पर्श होता है, स्पर्श में साबुनी होते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल को नीला, नीले को लाल, मैं अभी बताऊंगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये सबसे बेस्ट उदाहरण है क्षार का, ठीक है। फिर चीज आती है लवण। किसी लवण क्या होते हैं, क्षार तो समझ गए, बेस और अम्ल एसिड, एसिड बेस। लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार को सही अनुपात में मिलाते हैं। सही अनुपात मतलब नहीं, वैसा नहीं कि आप मतलब थोड़ा सा 2 बूंद अम्ल ले लिया और बहुत सारा क्षार ले लिया तो फिर काम नहीं बनेगा। मतलब लगभग लगभग जो मात्रा उनकी बननी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर सके, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर सके, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कम कर सके, उस हिसाब से। तो अम्ल तथा क्षार को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल तथा क्षार को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। मैंने सही अनुपात क्यों लिखा, समझ गए ना, क्योंकि भाई जितनी क्षमता का आप क्षार ले रहे हो, मतलब उसी क्षमता के हिसाब से आपको वो अम्ल भी लेना है और उतनी मात्रा में लेना है, ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर सके, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर सके, बात ये। तो अम्ल तथा क्षार को सही अनुपात में मिलाते हैं तो वे आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। अब जैसे कि लवण के एग्जाम्पल आपने देख ही लिए, बेरियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये NaCl जो अपने डेली के उपयोग में आता है, ठीक है, जहां कहीं कहीं भी कुछ चीज खाओ उसमें आता है, जहां आपने कुछ ना कुछ खाया वहां ये मिल ही जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो, यानी कि जो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या क्या बनता है, जल और लवण। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, HCl, ये क्या है, अम्ल है, और NaOH वो क्या, क्षार है। HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है, क्षार। जब ये मिलेंगे ना तो एक्चुअली क्या बनेगा, H2O और NaCl, H2O और NaCl, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, जल प्लस लवण बन जाएगा। तो ये अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाया, जल और लवण बना दिया। तो ये होता है, ठीक है, लवण। इसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये समझ लो, इसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल था, ये क्षार था, इसने क्या लवण बना दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, चलो अब नेक्स्ट लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र होता क्या, किसी विलेन में अम्ल या क्षार का पता करता है। लिटमस पत्र क्या करता है, किसी विलेन में अम्ल या क्षार का क्या करता है, पता करता है। और लिटमस पत्र 2 टाइप के होते हैं, एक तो लाल, दूसरा होता है नीला, 2 टाइप के होते हैं। लिटमस पत्र 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, क्या, लाल और नीला। अब देखो, जो अम्ल होता है वो क्या करता है, उसमें यदि नीला लिटमस पत्र डाले
तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये एसिड है, अम्ल है, इसमें भी नीला, ये देखो ये पहले नीला डाला, नीला ये लिटमस पत्र डाला है नीला वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ये लाल हो जाता है। और जो क्षार में है, तो क्षार में क्या करते हो आप, लाल डालते हो ना, लाल लिटमस पत्र जब डालते हो, जब लाल लिटमस पत्र डालते हो तो ये जाके नीला हो जाता है, ये जाके नीला हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट जो आपको याद रखना है वो रखना है आपको अनिल, अनिल, बस बात खत्म। अनिल मतलब अम्ल, अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है, बस ये ध्यान रखो। जो अम्ल है वो नीले को लाल कर देता है, तो क्षार का उसका उल्टा हो जाएगा। क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। क्षार क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। बस इतना ध्यान रखना, इतनी सी बात है, ये शॉर्टकट है। अनिल, अम्ल जो अम्ल है वो नीले को लाल कर देता है। बात क्लियर? तो अनिल माइंड में रखना है बस। अनिल, अ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, ल फॉर लाल। क्षार का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बड़े आगे। अब देखो ये अपन ने जो किया सब कुछ चीजें, जैसे कि ये लिटमस पत्र से टेस्ट किया, तो लिटमस पत्र से टेस्ट करना वगैरह, ये क्या फिजिकल भौतिक रूप से अपन बदलाव देख सकते हैं। अब जो रासायनिक रूप से इसका सिद्धांत है कि रासायनिक रूप में जो अम्ल क्या चीज हो सकती है, इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत या संकल्पनाएं दी। तो अब अपन पढ़ेंगे आगे अम्ल क्षार संकल्पनाएं, अम्ल क्षार संकल्पनाएं, ठीक है। एक आता है पहला आर्रेनियस सिद्धांत। पहला क्या आता है, आर्रेनियस सिद्धांत। तो जो आर्रेनियस भाई साहब है, उनके अनुसार बात ये होती है कि भाई अम्ल वे पदार्थ है। जो आर्रेनियस भाई साहब है उन्होंने ये बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलने पर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कि भाई अम्ल को यदि जल में घोलोगे वो या तो क्या देगा, H+ देगा या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एक्चुअली ये H3O+ मैंने बताया था क्या है, H2O+ H+ है, ठीक है। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है। ये सारे क्या है, जल में घोलोगे ना तो ये H+ दे देते हैं, H+ दे देते हैं। जैसे कि HCl, उसको आपने जल के अंदर घोला, HCl इसको आपने जल के अंदर घोला, ठीक है। एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं, मतलब जल के अंदर घोला H2, आप यहाँ लिखो या नहीं लिखो तो भी चलता है, क्योंकि वेल नोन फैक्ट है। क्योंकि HCl आपने आप तो टूट के H+Cl में से बनता नहीं है, ठीक है, वो जल में बनता। तो यहाँ लिख दो H2O, या फिर यहाँ करके प्लस यहाँ लिख दो H2O, ठीक है, या फिर ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर H2O है, ये H+Cl- में अपने आप नहीं टूटा है। जब इस HCl को पानी में मिलाया है तो ये H+ और Cl- में टूटा है। तो ये जो HCl जो अम्ल था, इसने क्या किया, H+ दिया, हाइड्रोनियम आयन देते, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, देता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है। बात क्लियर, ठीक है ना। सेम टू सेम चीज, आप यदि HNO3 को जल में मिलाओगे तो ये बन जाएगा H+ और NO3-, ठीक है। H2SO4 को मिलाओगे जल में तो H+ और HSO4-, ठीक है। इस हिसाब से चीजें हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि HCl है, HCl को जल में मिलाया तो क्या है, H+Cl। अब जैसे कि आप HNO3 को मिलाते तो क्या हो जाता है, H+ प्लस NO3-, ठीक है। NO3-, यानी कि इसने एक ये हो गया, ये इस टाइप की चीजें हो जाती है। बात क्लियर, चलो
तो ये तो हो गया इस सिद्धांत के अनुसार, और इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? जो H+ देते हैं, जिनको जल में घोला जाए तो क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, H+ देते हैं। अब कहते हैं कि क्षार क्या होता है? तो क्षार वे पदार्थ है, क्षार वे पदार्थ जल में घुलने पर OH- हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कि क्षारों के उदाहरण क्या हुए? KOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जैसे बोल रहे एग्जांपल NaOH है, तो NaOH को आप लोगे तो ये जल में किसमें टूट जाएगा? Na+, मान लो ये यहाँ वही वो वाली बात, ये पानी, ठीक है, तो ये किसमें टूट जाएगा? Na+ और OH- में। जैसे कि KOH है तो K+ और OH- में, ये क्या करेंगे? जल में घुलने पर OH- देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और ये क्या करते हैं? H+ देते हैं, ये OH- देते हैं। समझ गए? जो H+ देगा वो क्या होगा? अम्ल, और जो OH- देगा वो क्या होगा? क्षार। ये बात किसने बोली? ऑरेनियस सिद्धांत, यानी कि जो ऑरेनियस भाई साहब है उन्होंने बोली है कि भाई अम्ल और क्षार को अपन रासायनिक रूप से इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने साथ में ये भी बताया, ऑरेनियस भाई साहब ने ये भी बताया कि जो अम्ल और क्षार की जो आपस में क्रिया होती है तब क्या बनता है? लवण बनता है और फिर जल बनता है। तो जो अम्ल HCl है, क्षार NOH है, उस क्रिया से क्या बन गया? NaCl बन गया, और ये जल बन गया H2। ठीक है, ये ऑरेनियस सिद्धांत है। अब इस ऑरेनियस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो इन्होंने किस चीज को समझाया? एक तो समझा दिया उदासीनीकरण। जो ये भाई साहब है इन्होंने ये बता दिया कि उदासीनीकरण की मतलब क्रिया है, उसको इन्होंने समझा दिया, ठीक है। इससे अपने को जो उदासीनीकरण यानी कि अम्ल क्षार मिलकर लवण बनता है, वो चीज अपने को समझ में आती है। दूसरा इन्होंने ये बता दिया लवण का जल अपघटन, कि लवण का जल अपघटन, उसको भी इन्होंने साबित कर दिया, ठीक है। लवण है वो जल में टूट जाता है, ठीक है। तो अम्ल एवं क्षार की शक्ति कि भाई जो ज्यादा H+ दे सकता है, जो ज्यादा H+ दे सकता है वो क्या होता है? अच्छा वाला अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। बात क्लियर? और जो क्षार, जो क्षार मतलब OH-, जो OH- दे सकता है, जो ज्यादा OH- दे सकता है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब देखो कहने का मतलब ये ज्यादा मतलब कैसे? सर जी देखो, ये H2SO4 है, ये आपके 2 H दे सकता है। कितने दे सकता है? 2 दे सकता है, ठीक है, 2 बार दे सकता है, ठीक है। जैसे कि कैसे? ये अगर टूटेगा, पहली बार टूटेगा ना तो क्या होगा? HSO4- और ये H+, ये टूटेगा, फिर ये वापस और टूट सकता है, SO4-2 और H+। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ ना, मतलब तो इस हिसाब से ये जो शक्ति को पहचाना जा सकता था। तो मतलब इसकी जो उपयोगिता है वो अपन ने देख ली कि मतलब क्या क्या चीजें इस सिद्धांत के अनुसार अपने को समझ में आती है। तो एक तो जो उदासीनीकरण है वो समझ में आता है, लवण जल अपघटन समझ में आता है, अम्ल क्षार की शक्ति इत्यादि का स्पष्टीकरण देने में सफल हुआ। ये सिद्धांत इन सभी का स्पष्टीकरण देने में क्या हुआ? सफल हुआ। अब इसकी सीमा क्या है कि सर जी इसकी लिमिटेशन क्या है? तो लिमिटेशन ये है कि ये केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है, क्योंकि इसने बात ही वही की है कि भाई जल में घोलने पर, ठीक है, तो ये केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है। ये केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है कि भाई कोई उसका जलीय विलयन बना दिया, फिर मतलब हाँ ये भाई इसने H+ दिया तो अम्ल और OH- दिया तो क्षार, ठीक है। तो ये उस हिसाब से लागू, ये अमोनिया जैसे पदार्थों के सारे गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता जिनमें OH- नहीं है। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है NH3, अब इसमें OH- नहीं है भाई, इसके जो ऑरेनियस के अकॉर्डिंग तो क्या है? क्षार वो है जो OH- देते हैं, लेकिन इस अमोनिया के पास तो OH- नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को पता है कि अमोनिया क्षार है, ठीक है। अमोनिया एक क्षार है, कैसे क्षार? दुर्बल क्षार है, ठीक है। तो अमोनिया एक क्षार है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें OH- नहीं है तो इस सिद्धांत के अनुसार फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? ये अमोनिया जैसे पदार्थों के सारे गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता जिनमें OH- नहीं है, ठीक है। तो
सारी, यानी कि ये सिद्धांत सिर्फ उनके लिए उपयोगी है जिनमें H+ और OH- है, जो क्षार जिनमें OH- है और जो अम्ल जिसमें H+ है। बाकी इसके अलावा भी दूसरे अम्ल या दूसरे बहुत सारे क्षार होते हैं जिनमें OH- नहीं हो, या फिर ऐसे बहुत सारे अम्ल होते हैं जिसमें H+ नहीं हो, लेकिन होते अम्ल है, तो वो उनको अपन अम्ल साबित नहीं कर सकते इस सिद्धांत के अनुसार। समझ गए? तो ये सिद्धांत पूरी तरीके से सारी व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत हद तक इसने बताया कि भैया उदासीनीकरण हो सकता है, लवण जल अपघटन, अम्ल सार की शक्ति इत्यादि, लेकिन ये फिर बाकी चीजों में फैल रहा। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या रही? ये केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर लागू होता है। ये अमोनिया जैसे पदार्थों के सारी गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता जिनमें OH- नहीं है। ठीक है, और ऐसे अम्लों के भी अम्लीय गुणों का पता नहीं कर पाता जिनमें H+ नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार तो बात ये हुई कि भाई अम्ल वही है जो H+ देते हैं और क्षार वही है जो OH- देते हैं, जबकि इसके अलावा भी अम्ल और क्षार बहुत सारे हैं जिनमें क्षारों में OH- नहीं है, अम्ल में H+ नहीं है, लेकिन वो अम्ल है और वो क्षार है। बात क्लियर? ठीक है, चलो तो फिर सिद्धांत आया ब्रोंस्टेड और लॉरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड और लॉरी अवधारणा, ठीक है। ये जो ब्रोंस्टेड और लॉरी अवधारणा के अनुसार क्या है, इन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, एक्चुअली सिद्धांत का नाम मतलब ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने इस चीज को एक प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत का नाम दिया। क्या दिया? प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। यानी कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं। जो लॉरी भाई साहब है, ब्रोंस्टेड और लॉरी अवधारणा, उन्होंने ये बताया कि भाई अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ देते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता तथा क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, इसने कोई जलीय विलयन वगैरह की बात नहीं की है कि भाई विलयन में मिलाने पर ही सारी चीजें, इसने बताया ऐसे कि भाई अम्ल वे है जो H+ देते हैं, क्षार वो है जो H+ लेते हैं। यानी कि अम्ल प्रोटॉन दाता है और क्षार क्या? प्रोटॉन ग्राही है। अब देखो इसके अनुसार जो उदाहरण जो अम्ल है HCl, H2SO4, NH4+, ये क्या कर सकते हैं? सारे के सारे अपना एक H+ दे सकते हैं, यानी कि एक प्रोटॉन दान कर सकते हैं। ये भी H+ दे सकता है, ये भी H+ दे सकता है, ये भी H+ दे सकता है, ये भी टूट जाएगा ऐसे, ये भी ऐसे टूट जाएगा, देखो ऐसे टूट जाएगा NH3 और H+, ये भी ऐसे टूट जाएगा। बात क्लियर? हाँ, और क्षार वे है जो H+ लेते हैं, तो जैसे कि NH3, इसने ये H+ लेके क्या NH4+ बन सकता है। Cl- ये भी H+ ले सकता है, लेके क्या बन सकता है? HCl बन सकता है। CH3 ये भी क्या कर सकता है? H+ लेके और एसिडिक अम्ल बना सकता है, CH3 ठीक है, ये क्या है? क्षार है, ये अम्ल है। अम्ल वो है जो उस स्थिति में होते हैं कि अपना एक प्रोटॉन त्याग दे, H+ त्याग दे, और क्षार वो है जो उस स्थिति में होते हैं कि एक प्रोटॉन ले ले, उसको ग्रहण कर ले। ठीक है, बात क्लियर? चलिए धीरे धीरे बहुत मैक्सिमम जो सवाल है वो अपने ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा और लुईस से चीजें पूछी जाती है, और ब्रोंस्टेड लॉरी को अच्छे से समझना, और बहुत बहुत मजेदार चीज भी है। ठीक है, देखो इनके अनुसार क्या होता है, इनके अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। जो ब्रोंस्टेड और लॉरी, इसके अनुसार सीधी सी बात यही है कि भाई जो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया है ना, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। अम्ल प्रोटॉन देता है, क्षार प्रोटॉन लेता है। इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या है? प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत है। इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या है? प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत है। बात क्लियर? ठीक है, अब जैसे कि ये अपन ने लिया HCl, ये ले लिया अम्ल, ये NH3, ये क्या? क्षार। ये क्या है? HCl क्या आपको पता अम्ल है, और NH3 जो अमोनिया वो क्षार है। तो होगा क्या कि इसने तो ये क्या है? अम्ल है, तो इसने क्या किया? H+ दिया, जो प्रोटॉन दिया, और इसने क्या किया? लिया। तो इसने लिया तो NH4+ हो गया, और इसने दिया तो Cl- हो गया। इसने दिया तो क्या हो गया? Cl- हो गया। ठीक है, तो
अब देखो, अब जो इसमें जो रिएक्शन पूरी पूरी क्या हुई है कि HCl ये टूटा किसमें, H प्लस और Cl माइनस में टूटा, ठीक है। और इस NH3 ने जो ये H प्लस टूटा था, जो ये H प्लस टूटा था एक्चुअली में, उस जो ये H प्लस टूटा था उसको इसने ले लिया और NH4 प्लस बना लिया, ठीक है। तो अब देखो चीज क्या हो रही है, इसने ये बताया कि HCl क्या है, परबल अम्ल है। HCl कैसा है, परबल अम्ल है। और इसने अपना H प्लस दिया और दूसरी साइड बन गया Cl माइनस। तो जो Cl माइनस होगा वो कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा। जब परबल अम्ल अपना H प्लस देता है तो जो दो पार्ट में टूटा, एक तो H प्लस दिया और दूसरा जो पीछे भाग बचा वो रहेगा दुर्बल क्षार। बात समझ में आ गई। जो परबल अम्ल है H प्लस, इसने जो HCl है उसने एक अपना H प्लस दिया, तो H प्लस देने के बाद जो पीछे रहेगा वो बन जाएगा दुर्बल क्षार। परबल अम्ल जो है वो H प्लस और दुर्बल क्षार में टूटता है। परबल अम्ल है वो H प्लस और दुर्बल क्षार में टूट गया। इसी प्रकार यहां देखो ये दुर्बल क्षार है, अमोनिया क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्षार नहीं है अमोनिया दुर्बल क्षार है। इसने H प्लस लेके क्या बना दिया, परबल अम्ल बना दिया, उल्टा, ठीक है। जो दुर्बल क्षार था इसने H प्लस लेके क्या बना दिया, परबल अम्ल बना दिया। अब देखो ये परबल अम्ल तो है क्योंकि NH4 प्लस ऐसी स्थिति में आ गया कि ये अपना H प्लस दान करना चाहता है। देखो इसकी स्थिति बेचारी की हालत यही है कि ये अपना जल्दी से जल्दी वो चौथा जो है हाइड्रोजन है उसको त्याग करना चाहता है, यानी कि ये प्रोटॉन दान करना चाहता है। ये क्या बन गया, अम्ल बन गया, ये परबल अम्ल बन गया, परबल अम्ल बन गया, ठीक है। तो देखो यहां पर परबल अम्ल के सामने क्या बना है, दुर्बल क्षार बना है। यहां पर दुर्बल क्षार, इसके सामने क्या बना है, परबल अम्ल बना है। तो जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कहा कि भाई ये जो युग्म बनते हैं आपस में, इन अम्ल क्षार युग्म को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार ये जो रिएक्शन होती है, ये अभिक्रिया होती है, इसमें जो ये जो अम्ल और क्षार का जो युग्म बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये परबल अम्ल है, यहाँ पर इसका दुर्बल क्षार हो गया सामने, ये दुर्बल क्षार है, इसके सामने क्या परबल अम्ल हो गया। तो जो H प्लस के जो आदान प्रदान में एक ने H प्लस दिया और दूसरे ने लिया, भाई ये तो कह रहा है कि भाई ये सिद्धांत क्या है, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत है, ठीक है। तो प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत में क्या होगा, कोई H प्लस देगा और कोई लेगा, यानी कि जो अम्ल होगा वो दे, जो अम्ल है वो देगा और जो क्षार है वो लेगा, ठीक है। तो जो एक साइड क्या होगा, अम्ल होगा, एक साइड क्षार होगा। तो इसने ये बताया कि जो युग्म है, जो अम्ल क्षार का जो युग्म है, इस अम्ल क्षार युग्म को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। इस अम्ल क्षार युग्म को क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। इस अम्ल क्षार युग्म को क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। अब देखो धीरे धीरे चीजें और समझ में आएगी। अम्ल क्षार के एक संयुग्मी जोड़े में केवल एक प्रोटॉन H प्लस का अंतर होता है, ठीक है। परीक्षा में सवाल आएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा कि इसका संयुग्मी अम्ल बताओ या संयुग्मी क्षार कौन सा है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, ये मायने में रखना है कि अम्ल क्षार के एक संयुग्मी जोड़े में केवल एक प्रोटॉन H प्लस का अंतर होता है। क्यों H प्लस का ही होगा, क्योंकि एक ने क्या किया है, एक ने दिया है, दूसरे ने लिया है, एक ने दिया है, दूसरे ने लिया है, ठीक है, बात यही है। तो मतलब जैसे कि HCl और एक Cl माइनस, ये भी क्या आपस में संयुग्मी है एक दूसरे के, ये जैसे कि HCl और ये आपस में संयुग्मी है, Cl माइनस ये आपस में संयुग्मी है। इनमें देखो किसका अंतर है, सिर्फ एक H का अंतर है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, ये भी आपस में क्या संयुग्मी है, NH3 और NH4 प्लस, तो ये भी क्या आपस में संयुग्मी है। तो इनमें क्या अंतर है, सिर्फ एक H प्लस का अंतर है, समझ गए। तो अम्ल क्षार के एक संयुग्मी जोड़े में केवल एक प्रोटॉन H प्लस का अंतर होता है। अब देखो नोट, इंपोर्टेंट नोट है सबसे बात समझने की, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो परबल है
परबल का संयुग्मी दुर्बल होता है। जो भी परबल है, भले वो अम्ल हो या क्षार हो, परबल का संयुग्मी क्या होता है? दुर्बल होता है, और दुर्बल का संयुग्मी परबल होता है। समझ गए? यानी कि जो संयुग्मी वाला जोड़ा है ना, जो संयुग्मी वाला जोड़ा है, उस संयुग्मी वाले जोड़े में एक परबल होगा, दूसरा दुर्बल होगा। यदि क्षार दुर्बल होगा तो अम्ल कैसा होगा? परबल होगा, और यदि अम्ल दुर्बल होगा तो क्षार प्रबल होगा। समझ गए बात? एक परबल और एक दुर्बल जो जोड़ा है ना, उसमें एक परबल और एक दुर्बल, दोनों परबल नहीं होंगे, दोनों ही दुर्बल नहीं होंगे। बात क्लियर? दोनों परबल नहीं होंगे और दोनों ही दुर्बल नहीं होंगे। संयुग्मी जोड़े में एक परबल और एक दुर्बल होगा, ये बात लिख लो। संयुग्मी जोड़े में संयुग्मी जोड़े में एक परबल और एक दुर्बल होगा। संयुग्मी जोड़े में एक परबल और एक दुर्बल होगा। ठीक है? तो जो परबल है, परबल का संयुग्मी दुर्बल होता है, दुर्बल का संयुग्मी परबल होता है। अर्थात दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्या होगा? परबल क्षार होगा। भाई उसमें एक तो होगा अम्ल और एक क्षार। ठीक है? यदि अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा। ठीक है? मतलब एक परबल दूसरा दुर्बल, इस हिसाब से होगा। तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्या होगा? परबल क्षार, और जो दुर्बल क्षार का संयुग्मी होगा परबल अम्ल। ठीक? परबल अम्ल जो है उसका संयुग्मी दुर्बल क्षार, जो परबल क्षार है उसका संयुग्मी दुर्बल अम्ल। यानी कि जो परबल का संयुग्मी दुर्बल और क्षार का संयुग्मी अम्ल, तो उल्टा क्षार की जगह अम्ल हो जाएगा और परबल की जगह दुर्बल हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपस में एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं, एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। ठीक है? तो संयुग्मी जोड़े में एक परबल और एक दुर्बल। ठीक है? यानी कि यदि अम्ल दुर्बल है तो क्षार कैसा होगा? प्रबल होगा, और यदि क्षार है दुर्बल तो अम्ल प्रबल होगा। बात सिंपल सी ये है। ठीक है? अब देखो ये कुछ उदाहरण है, इनको अच्छे से समझते हैं। ये जैसे कि पूरी एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, इसकी बात करते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है H2O, और आगे नेक्स्ट अपने अभिक्रिया यहाँ पे तो लिखा मैंने H2O को अम्ल, यहाँ लिखा मैंने H2O को क्षार। ये बात ध्यान रखना है कि जो वाटर है, जो पानी है, जल है, वो क्या उदासीन होता है? कैसा होता है? उदासीन होता है। वो अम्ल की बातें भी व्यवहार करता है और क्षार की बातें व्यवहार करता है। आप उसको अम्ल की तरह भी काम में ले सकते हो और क्षार की तरह भी आप उसको काम में ले सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है? हाँ, तो ये अम्ल की बातें भी काम करता है और ये क्षार की बातें भी काम करता है। ठीक है? जैसे कि ये अम्ल की बातें काम कब करेगा? जब सामने वाला क्षार होगा। जब सामने वाला क्षार होगा तो ये खुद पानी क्या करेगा? अम्ल की बातें काम करेगा, अम्ल की बातें काम करेगा। ठीक है? और यहां ये अम्ल है तो इसने क्षार की बातें काम किया। ठीक है? तो जल है वो दोनों तरीके से व्यवहार कर सकता है। जल में अम्लीय गुण भी होते हैं, क्षारीय गुण भी होते हैं, वो जरूरत के हिसाब से अपना रंग दिखाता है। ठीक है? तो जो क्षार है, जैसे कि अमोनिया है NH3, दूसरा है H2O, NH3 और H2O, इनकी अभिक्रिया हुई तो एक तो बना NH4 प्लस, दूसरा बना OH माइनस। ठीक है? तो अब देखो यहां पर हुआ क्या पूरी रिएक्शन में? NH3 इसने क्या किया है? पहले तो ये देखो अम्ल, इसने अम्ल की भांति व्यवहार किया है, तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अनुसार जो अम्ल है वो क्या करेगा? प्रोटॉन देता है, यानी कि प्रोटॉन मुक्त करता है। चलो मैं इसको थोड़ा उसी लैंग्वेज में लिख लेता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। प्रोटॉन
प्रोटॉन देता है। तो H2O प्लस इस वो अपना प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन त्याग करता है, और प्रोटॉन त्याग करके वो क्या बन गया, OH माइनस बन गया। इसने अपना ये अम्ल था, ध्यान से बात को देखिए, ये अम्ल था, इसने अपना प्रोटॉन त्याग कर दिया और ये बन गया OH माइनस। तो इसने जो त्याग करने के बाद OH माइनस बना, इसके और इसके बीच में एक H प्लस का अंतर आया। तो अगर ये अम्ल है, और चूंकि आपको पता है कि अम्ल और क्षार दोनों की भांति वो करता है व्यवहार, ठीक है, तो ये अम्ल था, तो ये जो H प्लस निकल जाने के बाद क्या बनेगा, क्षार बन जाएगा, और इसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार, इसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार यहां पर ये क्षार था, इसने H प्लस लिया और ये बन गया NH4 प्लस, तो इसको बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। तो क्षार का क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल, और जो अम्ल है उसका संयुग्मी क्या हो गया, क्षार हो गया। अब देखो दूसरा मैं आपको बात बताऊं, तो देखो यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो ये जो NH3 जो क्षार है, ठीक है, इसने जो प्रोटॉन लिया तो इसने बना दिया NH4 प्लस, वो हो गया संयुग्मी अम्ल। अब यहां पर जो NH3 क्षार जो यहां पर ये क्या है, क्षार माने कि ये दुर्बल क्षार है। कैसा दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। और इसने क्या किया है, H प्लस ले लिया और ये बन गया, H प्लस लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अम्ल। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। कैसा बनेगा, ये प्रबल अम्ल, ठीक है। अब जैसे कि H2O है, तो H2O कैसा है, अपने यहां पर दुर्बल अम्ल की बात कर रहा व्यवहार है। इसने H प्लस दे दिया तो इसका संयुग्मी हुआ, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। समझ गए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, प्रोटॉनों का आदान प्रदान होता है। अम्ल प्रोटॉन देता है, क्षार प्रोटॉन लेता है, और जो अम्ल जब प्रोटॉन देगा तो देने के बाद जो चीज बनेगी वो बनेगी क्षार, ठीक है। उसका जो संयुग्मी बनेगा वो बनेगा क्षार, और जो क्षार जब प्रोटॉन लेता है तो लेने के बाद वो बन जाएगा अम्ल, वो बन जाएगा संयुग्मी अम्ल। बात क्लियर। ये सारी अभिक्रिया ऐसे, दुर्बल क्षार, ये दुर्बल अम्ल, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। चलो नेक्स्ट उदाहरण और है। नेक्स्ट देखो, ये क्या करता है, एक रिएक्शन है HCl H2O। यहां देखो H2O क्षार की भांति काम कर रहा है, यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, क्षार की भांति काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल। यहां पर ये क्या करता है, ये प्रोटॉन लेता है, ठीक है, H2O ये प्रोटॉन लेता है और लेके क्या बना दिया, H3O प्लस, और इसने ये प्रोटॉन दिया, ये बन जाएगा Cl माइनस, संयुग्मी क्षार। अब देखो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल। ये कैसा था, दुर्बल क्षार था। और जो संयुग्मी में जो बना, अब देखो ये वो कैसा था, क्षार, ये दुर्बल क्षार था, तो ये इसका संयुग्मी कैसा बनेगा, ये दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये जो प्रबल अम्ल है उसका संयुग्मी है वो क्या बनेगा, प्रबल अम्ल, इसका संयुग्मी ये बन जाएगा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है। तो ये होती है पूरी अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अम्ल क्षार की अभिक्रिया में एक देगा, ये दे के ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार बन गया, ठीक है। तो ये संयुग्मी में यदि अम्ल है प्रबल, तो क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। क्षार कैसा होगा, दुर्बल होगा। ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। समझ गई बात है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन लेता है, एक प्रोटॉन देता है। तो जो अम्ल है वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा
और क्षार है वो क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, और क्या बनेंगे आपस में, संयुग्मी बनेंगे। क्या बनेंगे, संयुग्मी बोलेंगे। तो संयुग्मी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई संयुग्मी में एक साइड अम्ल होगा तो दूसरा क्षार होगा। यदि अम्ल है प्रबल तो क्षार कैसे होगा, दुर्बल होगा। ये जो दो एग्जाम्पल, इनको अच्छे से देखना क्या हो रहा है इसमें, क्या चीज है हो रही है, उस पर गहन विश्लेषण करना, सोचना उसके ऊपर, फिर आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला उन पॉइंट को भी माइंड में रिवाइज करना, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो, कुछ होते हैं उभय प्रोटीन। अब जैसे कि अम्ल और क्षार वो तो है ही है, कुछ उसके अलावा होते हैं उभय प्रोटीन, जो क्या कर सकते हैं, अम्ल की बातें भी व्यवहार कर सकते हैं, क्षार की बातें भी व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो H+ ले सकते हैं और H+ दे भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, H+ ले सकते हैं और H+ दे भी सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, H2 है, जल है, ठीक है, इसने H+ दिया, जब ये H+ दिया तो इसका संयुग्मी बन गया OH-, जो कि प्रबल क्षार। ठीक है, जब ये H+ दे रहा है तब तो ये क्या कर रहा है, ये खुद अम्ल की बातें कर रहा है व्यवहार, तो इसका जो संयुग्मी बना OH- वो बनेगा प्रबल क्षार की बातें। और जब ये H+ ले रहा है तो ये क्या कर रहा है, क्षार की बातें कर रहा है व्यवहार, तो उसका संयुग्मी बन जाएगा H3O+ प्रबल अम्ल, उसका संयुग्मी बन जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, यदि मैं क्षार हूं, मैं क्या हूं, क्षार हूं, ठीक है, और मैंने H+ लिया तो जो मेरा संयुग्मी होगा वो बन जाएगा अम्ल, और यदि मैं दुर्बल हूं तो हो जाएगा प्रबल। ठीक है, बात ये है। अब जैसे कि ये देखो HSO4-, तो ये देखो ये क्या कर सकता है, अपना एक H दे सकता है, H+ दिया, मान लो H+ दिया, एक H+ दिया, तो ये बन जाएगा प्रबल क्षार, क्योंकि ये खुद क्या था, खुद ये पहले अम्ल था, इसने H+ दिया, ये बन जाएगा क्षार। मान लो ये क्षार की बात वो कर रहा है व्यवहार, तो ये क्या करेगा, H+ लेगा, H+ लिया, ये बन जाएगा H2SO4, वो बन जाएगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो HSO4- है वो एक्चुअली अम्ल की बातें भी व्यवहार कर सकता है, क्षार की बातें भी व्यवहार कर सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है, डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है। ठीक है ना, हाँ, उसके हिसाब से जिस प्रकार ये पानी है, उनको बोलते हैं उभय प्रोटीन। उभय प्रोटीन यानी कि जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जब वो प्रोटॉन देने की स्थिति में होते हैं तब वो अम्ल की बातें वो करते हैं व्यवहार, और जब प्रोटॉन लेने की स्थिति में होते हैं तो क्षार की बातें करते हैं व्यवहार। बात क्लियर, इनको बोलते हैं उभय प्रोटीन, जो कि दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, चलो, एक होता है ब्रोस्टेड अम्ल, ये जैसे कि H3PO4, उसको बोलते हैं ब्रोस्टेड अम्ल। अब इसमें देखो, इसने मान लो अपना एक H+ दे दिया, ये क्या था, अम्ल था, इसने अपना एक H+ दे दिया, फिर उसके बाद क्या बन सकता है, H2PO4- बन सकता है। ठीक है, और दो दे दे तो HPO4-2 ऐसे बन सकता है। देखो ये, इसमें से अपन क्या क्या चीज निकाल सकते हो, इसमें से आप वो ये निकाल सकते हो, ये हटा सकते हो, ये इसमें से आप 3 H निकाल सकते हो, इसमें से आप 3 ये H निकाल सकते हो, ये 3 आप निकाल सकते हो इसमें से। ठीक है, ये 3 निकाल सकते हो। तो जब ये पहली बार पूरा पूरा ऐसे था H3PO4, ये ब्रोस्टेड अम्ल था, आपने एक H निकाला, ये बन गया H2PO4-, एक और निकाला HPO4-2। ठीक है, तो अब जैसे कि H2PO4- और HPO4-2 ये क्या कर सकते हैं, उभय प्रोटीन की तरह काम कर सकते हैं। यानी कि उभय प्रोटीन यानी कि ये मतलब अम्ल की बातें भी व्यवहार करेंगे, क्षार की बातें भी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कर सकते हैं, अपना जैसे कि H2PO4- है, ये एक दे सकता है और ये ले भी सकता है, ये भी इसके पास एक है तो वो दे सकता है और 2 ले सकता है। समझ गए, तो ये वाली बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो PO4-3, यानी इसने इसके 3 के 3 दे दिए, तो ये क्या होगा, तो ये डेफिनेटली क्षार ही होगा, क्योंकि ये देने को क्या, इसके पास H+ देने को है क्या, नहीं है, ये क्षार की बात ही होगा, ये क्षार की बात ही काम करेगा, इसके पास H+ देने को ही नहीं है, इसका काम सिर्फ लेना है, ये सिर्फ ले सकता है, दे सकता ही नहीं है। तो PO4-3 क्या होगा, क्षार होगा। कैसा होगा, क्षार होगा। ठीक है, PO4-3 क्या होगा, क्षार हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है, चलो।
तो ये है चीज है इसके बारे में ब्रोस्टेड अम्ल ब्रोस्टेड। अब कुछ सवाल है कि भाई निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षार लिखिए। निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षार लिखिए। और दूसरी साइड है निम्नलिखित ब्रोस्टेड क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखो। क्या करना आपको? संयुग्मी अम्ल आपको लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं फिर। देखो इस टाइप के सवाल एग्जाम में भी आ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा है, इसका संयुग्मी क्षार कौन सा है। तो देखो निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षार, ये क्या है? HF अम्ल। अब संयुग्मी क्षार ये कब बनेगा? जब अपना ये एक H+ त्याग कर देगा, एक H+ त्याग कर देगा और ये बन जाएगा F-। एक H+ त्याग करके ये क्या बन जाएगा? F-। इसका संयुग्मी क्या होगा? H संयुग्मी, और उसमें सिर्फ एक H+ का अंतर होगा, ध्यान रखना, सिर्फ एक का अंतर होगा, दो का अंतर नहीं होगा। दो हाइड्रोजन आयन यानी कि जो प्रोटॉन है उसका अंतर नहीं होगा। अब जैसे कि HCO3-, तो ये क्या हो जाएगा? CO3-2। ये यानी कि इनमें से एक एक H+ निकाल दो, वो ये हो जाएंगे संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो ये अम्ल है, ये इनके संयुग्मी क्षार, ये हो जाएंगे संयुग्मी क्षार। ये जो अम्ल है इनके संयुग्मी क्षार हो गए, जो अम्ल है इनके ये हो जाएंगे संयुग्मी क्षार। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित ब्रोस्टेड क्षारों के लिए संयुग्मी अम्ल लिखिए। ये कह रहा है ये क्षार है, आपको लिखना है संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल आपको लिखना है संयुग्मी अम्ल, आपको लिखना संयुग्मी अम्ल। क्षारों के लिए जब संयुग्मी अम्ल आप लिखोगे तो साफ बात है, जब संयुग्मी ये क्षार है तो ये क्या करेगा? एक H+ लेगा, तो H+ लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? NH3। ये H+ लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? NH4+। और ये H+ लेने के बाद HCOOH। समझ गए? ये हो जाएंगे संयुग्मी अम्ल, ये हो जाएंगे इसके संयुग्मी अम्ल। बात क्लियर? चलिए समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। निम्न उभय प्रोटीन के लिए संयुग्मी अम्ल तथा क्षार लिखिए। ये बहुत ही मस्त है। निम्न उभय प्रोटीन के लिए संयुग्मी अम्ल तथा क्षार लिखिए। उभय प्रोटीन मतलब जो क्या करते हैं? प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो निम्न उभय प्रोटीन के लिए संयुग्मी अम्ल तथा क्षार लिखिए। अब देखो बात को ध्यान से समझना, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये कह रहा है कि भाई H2O, अब आपको इस H2O का संयुग्मी अम्ल लिखना है। तो ये संयुग्मी अम्ल बनेगा कब? जब H2O खुद क्षार की बाती करेगा व्यवहार। जब H2O क्षार की बाती करेगा व्यवहार तब ये बनाएगा संयुग्मी अम्ल। ये क्षार होगा तभी तो उसका संयुग्मी अम्ल होगा। तो H2O क्षार की बाती व्यवहार करेगा, यानी कि ये क्या करेगा? एक लेगा, ये क्या करेगा? लेगा, तो लेने के बाद क्या बन जाएगा? H3O+। यानी कि ये जब क्या करेगा? ये खुद, भाई देखो इसका संयुग्मी अपने को क्या? संयुग्मी अम्ल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? संयुग्मी अम्ल ढूंढना है। तो साफ बात है ये खुद संयुग्मी में दो होते हैं, एक क्षार और एक अम्ल। तो अब आपको संयुग्मी जो इसका एसिड पता करना है, अम्ल पता करना, तो इसको क्षार मानना पड़ेगा और इसको क्षार मान के इसको एक प्रोटॉन देना पड़ेगा। तो ये क्षार की बातें व्यवहार करेगा, ये प्रोटॉन लेगा। ठीक है, तो ये H3O+ बन जाएगा, ये बन जाएगा H3O+। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि भाई इसका संयुग्मी क्षार
इस H2O का संयुग्मी सार, तो इस खुद को क्या करना पड़ेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करना पड़ेगा। और ये जब अम्ल की भांति व्यवहार करेगा तो ये H+ देगा, ये बन जाएगा OH माइनस, ये बन जाएगा OH माइनस। ठीक है, बात क्लियर, जी समझ गए। ये जैसे कि मैंने कई जगह ये प्लस माइनस के ऊपर गोला लगाया, नहीं लगा तो ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं है। ये मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया H3O और ऐसे प्लस, तो आपको लगेगा कि ये प्लस पास में है या ऊपर है, तो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए, बाकी ठीक है। अब जैसे कि HCO3 माइनस है, तो संयुग्मी अम्ल, अब जैसे कि ये संयुग्मी अम्ल बनाना है, मतलब साफ बात है कि इसको क्षार की भांति वो करना पड़ेगा व्यवहार, और क्षार की भांति इसको व्यवहार करके इसको क्या करना पड़ेगा, एक H+ लेना पड़ेगा। तो लेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। और यदि इसका संयुग्मी सार ढूंढना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करना पड़ेगा और एक H+ देना पड़ेगा। तो CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो HSO4 माइनस है, ठीक है। अब इसका संयुग्मी अम्ल करना पता, तो यदि संयुग्मी अम्ल करना पता तो ये इसको खुद को क्षार बनना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको खुद को क्षार बनना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, एक जो है H+ लेना पड़ेगा, तो ये लेगा, ये बन जाएगा H2SO4, ठीक है। और इसको यदि संयुग्मी, इसका संयुग्मी सार ढूंढना है तो इसको खुद को अम्ल की भांति वो करना पड़ेगा व्यवहार, और अम्ल की भांति व्यवहार करके इसको एक H+ देना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि NH3, ठीक है, अमोनिया है, तो वो क्या है, संयुग्मी अम्ल बनाना है इसका, तो संयुग्मी अम्ल बनाना मतलब इसको क्षार की भांति करना पड़ेगा व्यवहार, और इसको एक प्रोटॉन लेना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बन जाएगा क्षार, ठीक है, NH4+। और यदि खुद को इसको क्षार की भांति करना व्यवहार, तो इसको ये होगा अम्ल, भाई क्षार ढूंढना है तो इसको बनना पड़ेगा अम्ल, और इसको अपना एक H+ देना पड़ेगा, तो यानी कि NH2-। बात समझ गए। ये है मामला निम्न उभय प्रोटीन के लिए संयुग्मी अम्लता सार लिखिए। तो अब इससे आपको चीजें क्लियर होगी कि कौन किस जगह अम्ल है किस सार। एक बात बस ध्यान रखना कि सार है, सार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल का संयुग्मी क्या होगा, सार होगा। दोनों में एक H+ का अंतर होगा, ठीक है। जो अम्ल होगा वो क्या करेगा, वो जो खुद, जैसे कि मैं अम्ल हूं तो मैं क्या करूंगा, H+ दूंगा, और जो बाद में जो बनेगा वो क्षार बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसने NH3 है, ठीक है, इसने H+ लिया, ये बन जाएगा NH4+। तो ये खुद जो है क्या बना दिया, अम्ल वो बना दिया, लेकिन ये जो क्षार था तो इसने ले लिया, ये क्षार था, क्षार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा, और क्षार का काम क्या है, लेना, तो लेके क्या बना दिया, NH4+, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो, दिमाग लगाओगे, खुला दिमाग रख के इनको देखोगे, तब जाके मतलब कंफ्यूजन आएगा दिमाग में, आपको लगेगा अरे यार दे रहा है, ले रहा है, हाँ ऐसे हो रहा है। ये जब तक आप खुद लेके नहीं बैठोगे चीजों को, ठीक है, तब तक मतलब चीजें एकदम से फिट नहीं होगी। आपको लिखा, समझा, फिर इनको एक एक देखो क्या हो रहा है इसमें, कहां से क्या हो रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि भाई क्षार है, क्षार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा, क्षार का संयुग्मी क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल का संयुग्मी क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि H2O है, ठीक है, तो अपने को H2O, वो अपने को ध्यान नहीं है कि भाई H2O क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। अब आपको पूछ रहा है कि इसका संयुग्मी अम्ल निकालो, तो इसका संयुग्मी आपको अम्ल निकालना, इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि भाई जो आपका H2O है ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार है। भाई क्षार का ही संयुग्मी होगा अम्ल, तो इसको आपको क्षार मानना है। संयुग्मी अम्ल निकालना है तो सामने वालों को क्या मानना पड़ेगा, क्षार मानना पड़ेगा।
और चूंकि सामने वाला क्षार है तो वो क्या करेगा, एक H3O प्लस एक H प्लस लेगा और जो लेने के बाद जो बनेगा वो बन जाएगा अम्ल। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। सेम टू सेम जैसे कि संयुग्मी क्षार ढूंढ रहे हो, तो संयुग्मी क्षार ढूंढ रहे हो तो सामने वाला क्या बन जाएगा, अम्ल। तो ये जब अपना H प्लस देगा तब जाके संयुग्मी क्षार बनेगा OH माइनस। ठीक है, बात क्लियर। चलो अब आपके सामने कुछ उदाहरण है, आपके सामने कुछ उदाहरण है, ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक है, भले ही यहाँ पे आपको बोर्ड पे शायद नहीं दिखे अच्छे से, वैसे तो मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे, हाँ दिख तो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दिखे तो जो पीडीएफ जो शेयर करूंगा मैं इसकी, ठीक है, उस पीडीएफ से भले ही लिख लेना। इसमें देखो ये क्या है, अम्ल है सारे, और ये क्या है इस साइड उनके संयुग्मी क्षार है, या फिर ये बोल दो कि ये सारे क्षार है और ये इनके संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर जाते हो तो नीचे वाला जो है अम्ल वो दुर्बल है, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो क्षार है वो दुर्बल है, यहाँ पे नीचे नीचे आगे तो क्षार की क्षमता बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि जो दुर्बल का संयुग्मी कैसा होता है, प्रबल, और जो प्रबल होता है उसका संयुग्मी कैसा होता है, दुर्बल होता है। क्षार का संयुग्मी अम्ल, अम्ल का संयुग्मी क्षार। तो देखो ये इसका संयुग्मी, ये जो अम्ल है इसका संयुग्मी ये हो जाएगा, इसका संयुग्मी ये हो जाएगा, इसका संयुग्मी ये हो जाएगा, ये सारे हैं। ये टेबल आप समझ लेना, इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, बैठ के कि क्या हो रहा है। कि हाइड्रोनियम आयन था, इसने एक H प्लस दिया, मतलब ये खुद क्या कर रहा है, अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है, H प्लस दे सकता है, ठीक है, तो उसका संयुग्मी क्षार क्या हो गया, ये हो गया जल। ठीक है, बात क्लियर, ये वाली चीजें हैं। अब जैसे कि इसका उल्टा, यहां पर ये जल है, इसने ये देखो एक जल, यहां पर भी ध्यान से देखो चीजें, मतलब बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, मजेदार चीजें। ये देखो जल, यहां भी जल, यहां पे जल ने क्या किया है, अम्ल की भांति व्यवहार किया, यहाँ पे जल ने क्या क्षार की भांति व्यवहार किया। ठीक है, जब इसने जल ने अम्ल की भांति किया व्यवहार, तब इसका जो संयुग्मी क्षार है वो OH माइनस बना है। जब इसने क्षार की भांति व्यवहार किया तो संयुग्मी अम्ल H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना है। इसके ऊपर रिसर्च करोगे, आप खुद बैठ के चीजें करोगे, तब जाके आपको मजा आएगा। और आप लास्ट में बता देना मेरे को सर वास्तव में कि क्लास कैसे थी, जरूर लिखना आप, ठीक है, ये आपको मजा आएगी। मैं आपको जितना चीजों को घोल के, जितना सिंपल बना के आपके सामने पेश कर सकता हूं, उतना मैं कर रहा हूं, उस हिसाब से मैं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है लास्ट सिद्धांत, लुईस सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है, लुईस सिद्धांत। लुईस के अनुसार क्या है, लुईस भाई साहब ने क्या कहा, लुईस भाई साहब ने कहा कि इनके अनुसार क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है तथा अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। लुईस भाई साहब के सिद्धांत के अनुसार बात यह है कि भाई जो क्षार है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, और जो अम्ल है इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। ये लुईस सिद्धांत है। लुईस सिद्धांत क्या बोल रहा है, लुईस सिद्धांत बोल रहा है कि क्षार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है, और जो अम्ल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, हाँ, यह ध्यान रखना, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, ध्यान रखना। बाकी क्योंकि आपके माइंड में ये नहीं रहे, क्योंकि अम्ल H प्लस देता है तो आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई अम्ल सभी जगह देता है, नहीं, अम्ल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब लुईस अम्लों के प्रकार, तो देखो लुईस अम्लों में क्या क्या आते हैं, साधारण धनायन। देखिए सभी धनायन लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, सभी जो धनायन होते हैं वो क्या करते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, सभी धनायन लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अणु जिनका जो केंद्रीय एटॉम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण नहीं होता, यदि इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण नहीं होगा तो वो भी क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो अणु जिनके केंद्रीय जो एटॉम है उसमें इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण नहीं होता, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये देखो BF3, BCl3, LCl3, BeCl2 इत्यादि। अणु जिनके केंद्रीय एटॉम में रिक्त डी कक्षक होते हैं, ठीक है, इनमें क्या रिक्त डी कक्षक होते हैं। तीन चीजें हैं, ध्यान रखना, साधारण धनायन, सबको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है, जिनमें अष्टक पूर्ण नहीं होता और रिक्त डी कक्षक,
ये जो 3 केस में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म लेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं, तो धन आयन है तब भी लेगा, यदि अष्टक पूर्ण नहीं है तब भी लेगा, और रिक्त डी कक्षक है तब भी वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेंगे। ठीक है, फिर होता है लुईस क्षार। तो लुईस क्षार में क्या होता है, उदासीन यौगिक जिनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ऐसे उदासीन यौगिक जिनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है वो आसानी से दे देगा, या फिर जो क्या ऋण आयन है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा। ठीक है, लुईस सिद्धांत समस्त सिद्धांतों में अधिक व्यापक सिद्धांत है। जो लुईस वाला सिद्धांत था, समस्त सिद्धांत जो भी, जैसे कि ये ऑरेनिस का आया, ब्रोस्टेड लॉरी का आया, इन सभी सिद्धांतों में लुईस सिद्धांत समस्त सिद्धांतों में अधिक व्यापक सिद्धांत है। ये क्या है, अधिक व्यापक सिद्धांत है। अब देखो आपके सामने सवाल है कि भाई निम्न में से लुईस अम्ल तथा क्षार आपको क्या करना है, पहचान करना है। निम्न में से लुईस अम्ल तथा क्षार ये क्या करना है आपको, इनकी पहचान करना है कि कौन सा लुईस अम्ल है और कौन सा लुईस क्षार है। ठीक है, तो देखो ये क्या कर सकता है, लुईस क्षार की बात करें तो लुईस क्षार देखो ये क्या कर सकता है, HO माइनस जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये क्या कर सकता है, ये कैसा है, ऋण आयन है। कैसा है, ऋण आयन। तो जो ऋण आयन होंगे HO माइनस और F माइनस, ये तो क्या होंगे, लुईस क्षार ही होंगे। सोचना ही नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। ठीक है, और लुईस एसिड है जो अम्ल है, लुईस अम्ल जो है, ठीक है, लुईस अम्ल जो है, ठीक है, तो हो जाएगा H प्लस, क्योंकि इस पे क्या है, धन आयन। और दूसरा ये BCl3 ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अष्टक पूर्ण नहीं होता। वही वाला जो एग्जाम्पल जो अपन देखे थे, ये वाला BCl3, ठीक है, BCl3 इनमें अष्टक पूर्ण नहीं होता, ये लुईस अम्ल है। ठीक है, तो देखो जिसके ऊपर नेगेटिव है वो लुईस क्षार, जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो लुईस अम्ल। सिंपल सी बात ये है लुईस के हिसाब से। ठीक है ना, और बाकी चीजें तो ध्यान रखना ही है भाई, जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, रिक्त डी कक्षक, ये तो अम्ल, और जिनके उदासीन युग्म, जिनके किसी परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन अपन लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन LP। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लगाते हैं, वो अगर है तो वो हो जाएंगे लुईस क्षार, और जो नेगेटिव है वो भी लुईस क्षार। ठीक है, अब जैसे कि अपन एक मस्त सवाल करते हैं, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और सवाल भी बहुत शानदार वाला है। ठीक है, सवाल भी बहुत ही शानदार वाला सवाल है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो लुईस अम्ल, अब जैसे कि ये HCl है, HCl है, ठीक है, तो अब आपको इस HCl की पहचान करनी है कि ये कौन कौन सा अम्ल है भाई, कि भाई ये ऑरेनियस सिद्धांत को फॉलो करता है। अपने को पता है कि HCl अम्ल तो है, HCl अम्ल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये जो ऑरेनियस ने सिद्धांत दिया इसका पालन करता है, या ब्रशो ने सिद्धांत दिया उसका पालन करता है, या लुईस ने सिद्धांत दिया इसका पालन वो करता है नहीं करता। ठीक है, तो देखो ऑरेनियस ने सिद्धांत क्या दिया ना कि ये H प्लस देगा, ये जलीय विलयन में H प्लस देगा, तो HCl तो देता है। HCl क्या करता है, जलीय विलयन में H प्लस देता है। ठीक है, ये ब्रोस्टेड ने क्या कहा था, ब्रोस्टेड ने भी कहा था कि ये H प्लस देता है, तो इसमें H प्लस है। लुईस ने क्या कहा कि भाई डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक, अष्टक पूर्ण नहीं, या फिर धनायन, तीनों ही चीज इसमें नहीं है, तीनों ही चीज इसमें नहीं है। कि इसमें क्या कुछ धनायन टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अष्टक पूर्ण वाली वो भी मतलब वो भी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये लुईस अम्ल वाले सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, लुईस अम्ल वाले सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। अब देखो
ये NH3 और ये इसके ऊपर क्या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लगे हुए। तो देखो मैंने बताया इस टाइप के इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लगा हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है लुईस वाले सिद्धांत को तो फॉलो होगा, लुईस वाला तो सिद्धांत फॉलो होगा, ठीक है। और ऑरेनियस क्या है, इसने बोला कि भाई ये क्षार है, लेकिन ऑरेनियस ने बोला था कि भाई क्षार की तो ये व्याख्या नहीं कर पाता क्योंकि इसमें OH माइनस नहीं है। अपन ने बोला था कि ये ऑरेनियस जो है जो अमोनिया जैसे कि मतलब व्याख्या नहीं कर पाता क्योंकि उसमें OH माइनस नहीं है। इसके अनुसार क्षार क्या होते हैं जो OH माइनस देते हैं, जबकि इसमें तो OH माइनस है ही नहीं, तो ये ऑरेनियस सिद्धांत के हिसाब से तो नहीं है। और जो ब्रोंस्टेड लोरी ये H+ ले सकता है तो ले सकता है, ठीक है, तो ये तो है ही सिद्धांत, ठीक है, तो ये तो फॉलो होता ही है, बात क्लियर। अब जैसे कि ये है NH4+, ठीक है, तो ये क्या है NH4+ देखोगे तो ये ऑरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो NH4+ क्या है, पहले तो ये देखो NH4+ क्या है, अम्ल है। NH4+ क्या है, अम्ल है, आपको पता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है समझ लो। तो ये क्या है H+ देगा तो साफ बात है ये जलीय विलयन में H+ दे सकता है, ठीक है, तो ये तो ऑरेनियस का सिद्धांत तो फॉलो हो रहा है। जो ब्रोंस्टेड का सिद्धांत है कि ये क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है H+ वो देगा, ये भी बात सही है, यहां पर भी ये बात सही है, ठीक है। और लुईस के अनुसार ये कैसा होना चाहिए, धनायन होना चाहिए, ठीक है, तो धनायन है ही है, तो देखो लुईस के सिद्धांत फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो Cl- क्या है कि भाई ऑरेनियस अम्ल, तो ऑरेनियस के सिद्धांत की बात कब होती है जब H+ और OH माइनस हो, जब H+ और OH माइनस हो, ठीक है। ये जो अम्ल है, ठीक है, ये जो अम्ल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, क्या इस ऑरेनियस सिद्धांत को फॉलो करता है, क्या इसके पास H+ है देने को नहीं है, H+ है देने को नहीं है, ठीक है, तो ये ऑरेनियस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, ऑरेनियस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, ऑरेनियस सिद्धांत को फॉलो ये नहीं करता है, ठीक है। और क्या ब्रोंस्टेड वाला सिद्धांत उसको वो करता है फॉलो, यस, ये H+ लेके HCl बना सकता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन का आदान प्रदान हो सकता है, तो उस सिद्धांत को तो फॉलो करता है। लुईस वाले को वो करता है तो लुईस वाले को भी वो करेगा क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव है, ही है भाई, नेगेटिव है मतलब क्षार और पॉजिटिव है मतलब अम्ल, वो तो ध्यान ही रखना आप लोग को। अब जैसे कि BF3, इसको ना तो अपन ऑरेनियस सिद्धांत से साबित कर सकते हैं, ना ही ब्रोंस्टेड के सिद्धांत से शामिल कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, लेकिन लुईस के सिद्धांत से साबित कर सकते हैं क्योंकि ये वही अष्टक वाला वो आ जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये बातें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो HCl, एक मिनट है यहाँ पे, ये क्योंकि ये अपन ने क्षार और अम्ल सारे मिक्स में लिए ना, ये हाँ, ये दो जो थे एग्जाम्पल वो किसके थे, क्षार के थे, कौन कौन से, ये वाला वो एग्जाम्पल वो किसका था, क्षार का था, ठीक है, और ये Cl- वाला ये भी क्षार का था, ये अम्ल का था एग्जाम्पल। तो बस सवाल ही यही बनता है कि वहां पे क्या मैंने सारे वो ही लिख दिए, अम्ल अम्ल अम्ल, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो अम्ल और क्षार दोनों साथ में लिए थे, ठीक है, तो ये जो अम्ल है वो ऑरेनियस के हिसाब से भी है अम्ल, ब्रोंस्टेड के हिसाब से भी है अम्ल, लेकिन लुईस के हिसाब से ये अम्ल नहीं है, इसलिए क्षार है, तो इस क्षार की पहचान ऑरेनियस के हिसाब से नहीं हो सकती,
लेकिन ब्रोस्टेड और लुईस इनके हिसाब से हो सकती है। ये जैसे कि अम्ल है तो इसकी पहचान इस सिद्धांत के हिसाब से हो सकती है, इस ब्रोस्टेड के हिसाब से हो सकती है और लुईस के हिसाब से भी हो सकती है। ठीक है, ये वाला क्षार है Cl माइनस, ठीक है, तो इसकी पहचान ऑर्गेनिज के हिसाब से नहीं हो सकती क्योंकि इसमें OH माइनस नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से, इस ब्रोस्टेड के हिसाब से हो सकती है और लुईस के हिसाब से हो सकती है। अब जैसे BF3 है, ठीक है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। जब इस टाइप का हो ना जिसमें ना तो नेगेटिव हो ना ही हो पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव, इस टाइप को B और F3 और ये देखो ये वाले सारे, ये देखो BF3, BCl3, AlCl3, Cl2 वगैरह, ये सारे जो है अष्टक पूर्ण नहीं होने वाले केस है, सीधा सीधा इसमें टिक कर दो। अम्ल है कौन सा? लुईस अम्ल है। कौन सा है? लुईस अम्ल है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मतलब इस हिसाब से मान सकते हो कि ये लुईस ऑरेनियस अम्ल है, ब्रोस्टेड अम्ल है, लेकिन ये HCl लुईस अम्ल नहीं है। ये HCl लुईस अम्ल नहीं है। ये जैसे कि ये है क्षार, तो ये देखो ऑरेनियस क्षार नहीं है, ब्रोस्टेड क्षार है, लुईस क्षार है। ठीक है, इस हिसाब से मतलब चीजों को समझना है इसको। ठीक है, ये जैसे कि NH4+ अम्ल है तो ये ऑरेनियस का अम्ल है क्योंकि ये H+ दे सकता है। ठीक है, ब्रोस्टेड का भी है क्योंकि ये H+ दे सकता है, उसमें भी बात वही होती है। ठीक है, और लुईस का भी है क्योंकि ये कैसा है? ये पॉजिटिव है, ये कैसा है? धनायन है। इस हिसाब से जैसे कि क्षार है Cl-, तो ये ऑरेनियस क्षार नहीं है क्योंकि इसमें OH- नहीं है। ऑरेनियस के हिसाब से क्या है? क्षार वो होता है जिसमें OH- होता है, तो OH- दे सकते हैं, इसमें तो क्या है? OH-, तो ये ऑरेनियस सिद्धांत का पालन नहीं करता, लेकिन ब्रोस्टेड का पालन करता है। ये H+ ले सकता है, ये H+ ले सकता है, मतलब ये क्षार है। ठीक है, और ये लुईस वाला तो है ही है क्योंकि नेगेटिव है इसमें। इस हिसाब से मतलब आपको चीजों को समझना है, इस हिसाब से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, हाँ, तो ये HCl ऑरेनियस अम्ल है, ब्रोस्टेड अम्ल है, लेकिन लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है। ये जो टिक 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 प्लस आपके हिसाब से लिख लेना। अब जैसे कि एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया, मान लो कि NH4+ है, NH4+ है। ठीक है, सवाल क्या आ गया आपके पास कि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया कि NH4+ है, NH सवाल ऐसे आएंगे, NH4+ है, A लुईस अम्ल, B ऑरेनियस अम्ल, C ब्रोस्टेड अम्ल, D सभी। तो ये क्या है? ये NH4+ सभी का पालन करता है कि भाई जो ऑरेनियस ने वो क्या कहा था कि आपको जलीय विलयन में H+ देना है, तो ये H+ दे सकता है। इस ब्रोस्टेड ने क्या कहा था कि आपको H+ त्याग करना है, कि भाई प्रोटॉन का त्याग करना हो तो प्रोटॉन का त्याग कर सकता है। लुईस ने क्या कहा था कि आपके ऊपर क्या होना चाहिए? धनायन होना चाहिए, तो वो है। तो ये क्या करता है? सभी का पालन करता है। इस हिसाब से चीजें एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, इस हिसाब से आपको चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, सवाल मतलब किसी भी हिसाब से बन सकता है। ठीक है, जैसे कि इसको, इसी सवाल को पूछ ले ऐसे कि भाई चलो मैं यहाँ देता हूँ ऑप्शन कि NH4+ है, लुईस क्षार भी दे दिया, चलो यहाँ एक ऑप्शन दे दिया लुईस क्षार, लुईस क्षार, और फिर क्या दे दिया? ऑरेनियस क्षार, ऑरेनियस क्षार। अब देखो अब सही क्या होगा? अब सही क्या होगा? तो देखो क्षार तो है ही नहीं, ये पहली बात तो है क्या? अम्ल है, क्षार तो है ही नहीं, तो B और C ऑप्शन तो रॉन्ग, तो B और C रॉन्ग होते ही D भी रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट, लुईस अम्ल है। तो सवाल कैसे भी किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि pH का मान कैसे निकालते हैं, जो अम्ल और क्षार है उनके pH का मान कैसे निकालते हैं। और अगली क्लास बहुत ही शानदार भी होने वाली है, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, 2 क्लासें हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये
आयनिक साम्य वाला चैप्टर है, जो जिनको टफ लग रहा होगा वो भी आप सभी को आसान लगने लग गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना कि सर जी क्लास कैसी थी। थैंक यू सो मच।